हेलो बच्चों, तो अभी हम लोग वीडियो रुक गया था किसी वजह से। आइए हम लोग आज बाबर के बाद अब हुमायूं के बारे में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप ध्यान रखें कि बाबर के कितने जो लायक औलाद थे, उसमें से कमरान, हिंदाल, हुमायूं और एक अस्करी था, है ना। तो ये इन सब में ध्यान रखना, कमरान को काबुल, अस्करी को संभल। कुछ बच्चों को हंसी आ रही है, चलो कोई नहीं, हुमायूं को हुमायूं बोलो, चल जाएगा। हिंदाल को अलवर में दिया गया था कि भाई उधर का एरिया देखो। और ये हुमायूं है, कहा जाता है सबसे योग्य यही था, इसने गद्दी संभालने की कोशिश की और 1530 ईस्वी में इसके बाबर के मृत्यु के बाद ये गद्दी पर बैठता है। तो इन लोगों का नाम भी ध्यान रखें, कई बार मैच द फॉलोइंग में दे देता है। कमरान, हिंदाल, अस्करी, ये कौन से एरिया देख रहा था, और एक तरफ जगह को दे दिया जिसमें कि ये माना जाता है कि किस जगह पे वो अपना शासन चला रहा था। अब इसमें हुमायूं की बात करते हैं, तो हुमायूं के बारे में कहा जाता है कि हुमायूं बचपन से कुछ इस तरह का इसका जीवन चक्र रहा कि कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि ये लड़खड़ाते हुए ही जन्म लेने के बाद आगे बढ़ने की कोशिश किया, गद्दी संभाला, एक लड़खड़ाई हुई व्यवस्था को ये मतलब आगे बढ़ाने की कोशिश किया, क्योंकि उस समय एक अफगान शासक शेर खां बिहार में पनप रहा था, जो शेरशाह सूरी के नाम से अमर रहा इतिहास में। इस के समय में उसका इसके साथ युद्ध होता है और फाइनली कहा जाता है कि कुछ समय के लिए मुगल साम्राज्य फिर से एक बार अफगानों के हाथ में चला जाता है। एक ब्रेकिंग पॉइंट यहां पर होता है। अब कहा जाता है लेकिन फिर भी शेरशाह सूरी के भी अंत काल में दोबारा से फिर बाबर आता है और बाबर फिर गद्दी संभालता है। कुछ वर्षों के बाद दीन पनाह एक पुस्तकालय, उसकी सीढ़ियों पर लुढ़कते हुए कहा जाता है कि गिर जाने से इसकी मृत्यु हो जाती है। तो कुछ इतिहासकार ऐसे लिखते हैं कि कुछ लुढ़कता हुआ व्यक्ति था वो, ज्योतिष शास्त्र में यकीन करने वाला, अलग अलग दिन अलग अलग हिसाब के कपड़े पहनने वाला, रंग दिन के हिसाब से रंग बदलता था, अंगूठी, ताबीज, इस तरह की चीजों में यकीन करता था। तो ये सारी चीजें उसके अंदर थी। आइए हम उसको एक सिस्टम में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुमायूं को कैसे हम ध्यान में रख सकते हैं कि क्या क्या उसके युद्ध थे, कारनामे थे। ठीक है बच्चों, धीरे धीरे मामला देखो। आप लोग सीरियस होकर के कभी भी ना इतिहास को बहुत ज्यादा ना लो, क्योंकि आप जितना एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे उतना बढ़िया रहेगा। हुमायूं के बारे में हम अगर इसके द्वारा जीवन चक्र में लड़े गए युद्ध और जो क्षेत्र विस्तार है उसको पढ़ते हैं, तो सबसे पहले कुछ डेट को हम लोग क्या करते हैं, फिक्स कर लेते हैं। पीछे समझ में आ रहा? क्लियर है ना? उधर से आइए, पहला डेट क्या था? बाबर कब मरा? 1530 में गद्दी पर ये बैठ गया। चलिए आगे, 1530 के बाद 1531, 1531। आगे बच्चों 1532 है। फिर बच्चों 1539 है। फिर 1540 है। फिर 1555 है, और यहीं पे समाप्त होता है ना। आइए हम थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, सीरीज में ही ले लेते हैं। जब यहां से गया ही है तो एक ही लाइन में कर देंगे तो आपको याद रहेगा हमेशा। चलिए 1532 के बाद क्या बताया? 1539, 39, फिर 1540 और फिर लास्ट में 1500, ये 555 याद रखिए, है ना, 1555। अब आपको ध्यान देना है कि सबसे जो बड़ी बात है इसमें, ये डेट कैसे याद रखें। और डेट अगर मान लीजिए किसी वजह से भूल भी गए तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि इन घटनाओं का क्रम कैसे जोड़ करके याद रखें, है ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करें
कि 1530 में हुआ क्या था। गद्दी पर बैठा, गद्दी संभाला, चलिए गद्दी पर बैठ गया। क्या गद्दी पर बैठना आसान होता है बच्चों? नहीं। फिर 1531 में कौन सी लड़ाई लड़ा? कालिंजर। कालिंजर कहाँ है बच्चों, पता है किसी को? मध्य प्रदेश में कालिंजर की लड़ाई हुई। फिर 1532 में क्या है बच्चों? चुनार। चुनार कहाँ है बच्चों? उत्तर प्रदेश में चुनार का किला, मिर्जापुर जो डिस्ट्रिक्ट है, जो विंध्याचल पर्वत के साथ सोन नदी ध्यान में है ना सबको, ज्योग्राफी क्लास में। चलिए चुनार के बाद 1539 में कौन सा? चौसा। चौसा आम का नाम सुने हो ना, बस समझ जाओ। 1540 में कन्नौज। और कन्नौज के बाद बिल उठ गया इसका। कुछ बच्चे जो है ना पीछे शांत बैठ गए हैं। और 1555 में सरहिंद। देखो ये याद कैसे करेंगे आप, खेलेंगे हमारे साथ गेम और आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों बताओ गद्दी पर कब बैठा ये? 1530 में। फिर 1 साल बाद एक लड़ाई 1571 में 31 में कालिंजर की। फिर बच्चों 1532 में चुनार की। फिर 1539 चौसा। फिर 1540 में कन्नौज और बिलग्राम। और फिर ये लास्ट में सरहिंद। और सरहिंद के बाद ही उसी समय इसकी क्या होती है? मृत्यु भी हो जाती है। कैसे? तो दीन पनाह जो पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है दिल्ली में, उससे उतरते समय सीढ़ियों से लुढ़क जाता है, फिर इनकी मृत्यु हो जाती है। अब आपको याद रखने के लिए क्या गेम खेलेंगे, कहानी क्या करेंगे? हाँ क्या याद है बताना। देखो कहानी है ये, बढ़िया सेट करते हैं। क्या है बच्चों बताना? हाँ छोटे तो बताओ। हाँ बताइए। तो हाँ 1530 में गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठा। फिर काली चुनर पहनकर चौसा आम खा रहा था। वाह देखिए, चुनर चुनर नहीं, काली चुनर। बच्चे देखो कैसा कैसा बनाते हैं। काली चुनर पहन करके क्या खा रहा था? चौसा आम खा रहा था। वाह भाई, ताकि उस पे गिरे भी ना तो आम का पीला पीला दिखे नहीं। ठीक है, उसके बाद बच्चों चौसा आम खा रहा था। तभी किसी ने कान में तभी किसी ने कान में आके क्या कह दिया? सरहिंद। तभी किसी ने कान में आके कह दिया कि भाई ओ सर आप हिंद में हैं, ढंग से आम खाइए। तभी कान में किसी ने क्या कह दिया? सरहिंद। सर हिंद में ढंग से खाइए, है ना? यस सर। तो ये बताइए चुनार कैसा था? काली। क्या खा रहा था पहन के? चौसा आम। सौसा नहीं, चौसा, है ना? हाँ सौसा नहीं। उसके बाद कान में आके कोई क्या कहा? सरहिंद। कान से क्या मतलब है? कन्नौज। कन्नौज। सरहिंद का मतलब सरहिंद एक जगह है ना? अच्छा, उसके बाद चौसा तो चौसा ही हो जाएगा। और फिर चुनर चुनार, और उससे पहले कालिंजर। हो गया याद? हाँ इधर वाला बच्चा बताओ, इधर वाला। हाँ बताओ। 1530 में गद्दी पर बैठा। 1530 में गद्दी बैठा, बहुत बढ़िया। काली चुनर पहन के हाँ चौसा आम खा रहा था। हाँ तभी उसके कान में किसी ने कहा सरहिंद। सरहिंद, है ना? हिंद में है हिसाब से। बहुत बढ़िया। उसी समय उसके बाद में मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर? दीन पनाह पुस्तकालय से सीढ़ियों से गिरने के बाद। इतना तो आप ध्यान में रख सकते हैं। अब देखो मेन चीजें पहले याद रख लेते हो तो उसके बाद में इसके बारे में और भी चीजें बताऊंगा और उस पर डिस्कशन करना आसान हो जाता है। ये कीवर्ड सबको याद है बच्चे? और कुछ बताओ, कुछ कह रहे थे? अब ये बताओ कि ये युद्ध जो हुआ ये किसके किसके साथ हुआ, थोड़ा वो भी कर लेते तो आपको मजा आएगा। नहीं, अब आप बताइए कालिंजर कहाँ है? मध्य प्रदेश में।
तो आप बताइए कालिंजर का कोई होगा ना। कालिंजर में क्यों युद्ध की जरूरत पड़ी? क्योंकि कालिंजर के युद्ध में कहा जाता है जैसे इसके सूबेदार होते थे ना अलग अलग क्षेत्र में, उनसे अगर कोई लड़ाई लड़ा तो हुमायूं को जाना पड़ता था। और लड़ाई लड़ने के लिए एक व्यक्ति उधर साइड कौन खड़ा था? शेर खां या शेरशाह सूरी, जो तंग किए हुए था इसको। तो आपको ये ध्यान रखना है, कालिंजर, चुनार, चौसा, अच्छा ये सब युद्ध शेर खां या शेरशाह सूरी के इर्द गिर्द ही टिका हुआ है, उन्हीं के साथ हुआ। लेकिन 1539 में आप चौसा के मैदान में किसकी विजय और किसकी हार होती है? हुमायूं बहुत बुरी तरह हार जाता है इसमें, है ना, बहुत बुरी तरह हार जाता है। जैसे कभी कभी बांग्लादेश से भारत हार जाता है ना। लेकिन कल क्या हुआ मामला? बालक कौन था? ईशान कुमार, है ना। ईशान किशन ने किसानी पारी खेला बिल्कुल धैर्य के साथ। तो आइए, तो चौसा का युद्ध में हुमायूं हार जाता है, और हारने के बाद अब क्या होता है? दिल्ली छोड़ के भाग। अब ये वहां से गायब हो जाता है ना। यस सर। नानी गांव चला जाता है, कहाँ? पाकिस्तान में, उधर ही कुछ दिन छुपे रहता है। आइए, फिर कन्नौज और बिलग्राम एक युद्ध ये भी है। फिर वापस आता है, एक बार और आजमाने की कोशिश करता है, क्योंकि शेरशाह सूरी इसको चैलेंज करता है बार बार। इस बार और बुरी तरह से हार जाता है। इस बार बात मौत तक आ जाती है, लेकिन फिर वहां से ये निकलता है, वापस हो लेता है। अब दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठ जाता है? शेरशाह सूरी। ये वही दौर था जब इसके हाथ से, मतलब कि ये समझो कि मुगल के हाथ से, मुगलों के हाथ से दिल्ली की गद्दी तक चली जाती है, और फिर से एक बार शेरशाह सूरी, जो कौन सा शासक था? अफगानी शासक था। नहीं, आप इसको ध्यान रखेंगे, इतना ध्यान रहेगा। 1540 के बाद 1555 तक में कहा जाता है कि शेरशाह सूरी ही दिल्ली पे आजमाए रखता है खुद को, लेकिन ये फिर वापस आता है। अब 1555 में जब वो कमजोर पड़ता है, कौन? शेरशाह सूरी, और अपने बेटों को दिल्ली का गद्दी दे देता है, फिर उसी दौर में ये वापस आता है। और फिर कहा जाता है कि कमजोर सूरी वंश को फिर से मुगल वंश का सामना होता है, हुमायूं फिर से अपनी गद्दी वापस ले लेता है, और फिर ये वंशज चल रहा है। बीच में एक ब्रेक में कौन आता है? शेरशाह सूरी का 15 साल, तब भी एक अच्छा टाइम माना जाता है, लेकिन ठीक ठाक वो भी रखा। इतना ध्यान रखेंगे ये। अब आपसे पूछा जाएगा कि हुमायूं की कोई पुस्तक है? हुमायूं के द्वारा कोई, जैसे बाबरनामा किसने लिखा? स्वयं, तुझके बाबरी नाम से किसने? बाबर ने स्वयं लिखा। हुमायूं के ऊपर कुछ ऐसा मिल रहा है? तो कहा जाता है कि बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है इतिहास में। लेकिन हुमायूं को ध्यान रखना कि अगर हुमायूं नामा या हुमायूं के बारे में कुछ ऐसा होगा भी, तो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा वो नहीं रखता। तो आप ध्यान रखेंगे कि कम से कम ये युद्ध जरूर देंगे। चौसा, अब देखो मिक्स कर देते हैं, चौसा, घाघरा, है ना, कालिंजर, और ये सब एक जगह कर दिया जाएगा। और तब अगर आप पकड़ लेते हो कि बाबर के साथ कौन सी कहानी जुड़ी थी और हुमायूं के साथ कौन सी कहानी जुड़ी हुई थी, तब आप आराम से इसके आंसर कर दोगे। बहुत ज्यादा कठिन सवाल इस सेक्शन से होता नहीं, मजेदार क्वेश्चन होता है। अदरवाइज इसके एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट में जाएंगे तो क्या प्रशासनिक गतिविधियां रही, उसमें क्या फेरबदल, क्या आर्थिक मैनेजमेंट था इनका, उन सब में रहता है। पॉलिटिकल हिस्ट्री में आपको युद्ध और किसके साथ क्या हुआ, उन सब से जुड़े हुए सवाल ही होते हैं। तो हुमायूं के बाद फिर से लौटेंगे किस पर? हुमायूं के बाद अगला शासक कौन सा है? तो देखो, बाबर, हुमायूं, अकबर। अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, और फिर औरंगजेब। ठीक है, चलिए हम इसके बाद पॉज। तो अब हम लोग बाबर, हुमायूं को देखने के बाद किसको देखेंगे बच्चों? अकबर को। अकबर का नाम सुनते ही आपको कौन याद आती है? जोधाबाई। ऐसे नहीं बोलते बेटा। सॉरी सर। कोई बात नहीं, ऐसे किसी को बदनाम नहीं करते। आइए आप लोग अकबर के बारे में फिर हम लोग जानेंगे कि कैसे अकबर के बारे में किन किन चीजों को ध्यान रखें। सबसे पहले देखो, आपको एक स्ट्रक्चर बनाना होगा। क्या? तो एक तो अकबर
द्वारा लड़ी गई लड़ाइयां। जब लड़ी गई लिखा हो तो लड़ाइयां करो, लड़े गए युद्ध होता है ना। इधर 3-4 अंग्राई ले रहा है, अंग्राइयों लड़ाइयां लिखो, अंग्राइयां ले रहा है वो, है ना। तो अकबर द्वारा लड़ी गई लड़ाइयां। और दूसरा बच्चों क्या पढ़ेंगे हम लोग, अकबर के नवरत्न। लड़ाइयां के बाद युद्ध कहां से आएगा। और तीसरा बच्चों, अन्य महत्वपूर्ण कार्य। नहीं लग रहा है। तो इसमें आप ध्यान रख सकते हो कि उसने कुछ प्रथाओं को चलाया, कुछ प्रथाओं का अंत किया, और कुछ किताबें भी उनकी रही, है ना। तो जो प्रथाएं उन्होंने प्रारंभ की या समाप्त की, और कुछ पुस्तक या ग्रंथ जो उस समय का फेमस रहा, उनके टाइम का। नहीं, इसमें सिमटा जा सकता है ना। तो आप इसको कैसे क्रम से याद कर लेंगे, हम कोशिश करेंगे। बहुत देखो किताबों में बहुत सारी चीजें दी गई हैं, उसको आप गहनता पूर्वक पढ़ते हैं, आप पढ़ें, लेकिन कुछ बातें जो आपको 24 आवर आपके माइंड में होना चाहिए, उसको जरूर आप ध्यान रखें। तो उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस हमेशा बना रहेगा कि आपके स्टॉक में कुछ नॉलेज ऐसे हैं, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर हैं जो आपको है याद। बाकी तो पढ़ करके समझ करके आप एग्जाम में आंसर देंगे ही। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या क्वेश्चन एराइज किया है, बाबर के द्वारा लड़ी गई लड़ाइयां। तो अब बताइए उसके इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन से हैं। मैं एक बार डेट का क्रम लगा दूं आप लोगों को। बताइए सबसे पहली डेट 1556 में। बच्चों ध्यान रखना, आपको मालूम है कि सबसे पहले 1526 में क्या हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध। अब ये कितने साल आ रहा है, 30 साल बाद आ रहा ना, 1556 में। तो आप ये डेट अपने आप में ध्यान रखें। अगला डेट 1561, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 1569 बच्चों। नेक्स्ट 1576, बहुत बढ़िया। फिर 1585, 85। फिर बच्चों 1601, और फिर आ जाएगा तो 1605। अब आप बताइए, देखो मिला लेते हैं। 1576 के बाद बच्चों 1500, ये 85 है ना, 84 कर देते हैं इसको यहां, है ना। ठीक है, उसके बाद आ जाता है 1585। एक और डेट ले लीजिए। देखो डेट थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये आपको स्ट्रेंथ देता है। हिस्ट्री का मतलब हुआ कि डेट आप थोड़ा ध्यान में रखें, और डेट कैसे ध्यान रहेगा उसके लिए भी मैं आपको तरीका बता रहा हूं। क्लियर है इतना बच्चों ना? ओके यस सर। है ना, बैठ गए खेत में क्यों बैठ गए? तो अब देखो ध्यान रखना, कुछ बच्चे नीचे बैठ गए। अरे आप तो खान सर का क्लास कर देंगे फिर। आइए 1556, 1561, 1569, 1576, 1584, 1585, 1601 और फिर 1605। आपको हर डेट में कुछ ना कुछ
बातें ध्यान रखनी है, कुछ बच्चों को अरे क्यों हंसी आ रही है ना। ऑपरेटर साहब आ रही हो के? हाँ चलिए, 1556 में सबसे पहले क्या करें, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच, हेमू और अकबर के बीच। मुख्य कलाकार कौन था इसमें, हेमू और अकबर। अकबर और हेमू, बोलो हेमू और अकबर, है ना। हेमू गए काम से, अकबर 1556 में जीत जाता है। इसे क्या बोलते हैं, पानीपत का दूसरा युद्ध। दूसरा युद्ध। पानीपत का सेकंड, दूसरा युद्ध था ये। 1561 में बच्चों बहादुर। तो मालवा का युद्ध हुआ। मैं इसको याद करा दूंगा, बस जगह देखिए। मालवा कहाँ है मालूम है, ये सर मालवा का पठार भी है, रेवाड़ मालवा। ठीक है, मध्य प्रदेश का ये एरिया। यस सर। बहुत बढ़िया। अगला क्या है, रणथंभौर। यस। ये कहाँ है बच्चों, राजस्थान। रणथंभौर का किला, नाम सुने होंगे रणथंभौर का किला। अगला क्या, 1576, ये तो हर किसी को याद होगा, हल्दी घाटी। किसके किसके बीच हुआ था ये, राणा प्रताप है ना, ये फेमस है। तो महाराणा प्रताप को आप जानते हैं। अब्दुल रहीम, गुजरात जीतने पर खान खाना की उपाधि मिली थी, तो ये 1584 में खान खाना, याद रखिए, किसको दिया गया था, अब्दुल रहीम को। हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर 1585 एक है, राजधानी कहाँ किया, दिल्ली से, लाहौर। दिल्ली से लाहौर, राजधानी बदल दिया। यस सर। 1601 में क्या हुआ, असीरगढ़ का युद्ध हुआ, एक असीरगढ़। असीरगढ़ का किला भी याद रखें। और ये सब आप लोग मोबाइल चलाते हैं, गूगल पे देख करके एक एक चीज ढूंढा जा सकता है और देख सकते हो, उसको रियलाइज कर सकते हो कहां पर है। 1605 में क्या हुआ, सर इनकी बीमार हुए। हाँ, इनकी बीमार हुई और मृत्यु हो गई। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे गजब हिंदी बोलते हैं। आइए, इसको याद कैसे करेंगे, ये तो हमने डाल दिया, है ना। कोई बच्चा कोई कहानी बोलना चाह रहे हो, यस सर। हाँ, क्या कहानी है, हेमू ने बाज की बहादुरी को रणथंभौर के जंगल में आजमाया। रुकिए, बहुत बढ़िया, देखो कैसे निकल के आ रहा है। कह रहा है हेमू ने बाज की बहादुरी, इसका मतलब मालवा में कौन था, बाज बहादुर। मालवा में बाज बहादुर। बहुत बढ़िया। तो हमने क्या कहानी रखा, हेमू ने बाज की बहादुरी को कहां पर, रणथंभौर के जंगल में आजमाया। यस सर। हाँ, फिर राणा प्रताप ने हल्दी लगाकर अब्दुल रहीम के घर खाना खाया। बहुत बढ़िया। और उसके बाद उसके बाद डरकर? अकबर ने डरकर दिल्ली से लाहौर राजधानी शिफ्ट कर ली। अच्छा, फिर उसके बाद फिर उसके बाद असीरगढ़ और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो गई। आइए अब इसको कैसे हम फिर से कन्वर्ट करते हैं, एक बार देखिए। यहां पर आपको ध्यान रखना, कहानी थोड़ा ट्विस्ट करना है। अकबर और हेमू के बीच 1556 में द्वितीय पानीपत का युद्ध हुआ, ये आपको मालूम है। तो अब यहाँ पे तो पहले ये ध्यान रखिए। अब यहीं से शुरू करता है। हेमू ने, यानी अकबर ने, देख रहे हो अकबर हेमू के बीच ही हुआ है, तो हेमू ने या अकबर ने बाज बहादुर की बहादुरी को मालवा में आजमाया। क्योंकि बाज बहादुर कहां का शासक था, मालवा का। मालवा में आजमाया। मालवा का पठार देख रहे हो, मालवा में आजमाया। और रणथंभौर के किले में, एक रणथंभौर के किले में सुरजनहारा, सॉरी कहां लिख दिया, सॉरी बच्चों, ये इधर होना चाहिए। सुरजनहारा एक दुर्जन होता है, ये क्या है, सुरजन, रणथंभौर, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, अकबर ने बाज की बहादुरी को मालवा में आजमाया, रणथंभौर के किला में
सुरजनहारा को हराया। बाज की बहादुरी को कहाँ आजमाया? मालवा में। और रणथंभौर के किले में सुरजनहारा को हराया। थे अच्छे जन वो, उसको भी हराया। हल्दी घाटी में राणा प्रताप जो थे उनके साथ हल्दी लगाया। यहां पर कौन थे? महाराणा प्रताप। तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप जी ने इसको हल्दी रगड़ा जबरदस्त, फिर भी वो पराजित हुए। इसके बाद कहा जा रहा है कि अब्दुल रहीम के घर क्या हुआ? ये खाना खाया। किसके यहां? अब्दुल रहीम खान खाना, है ना, के घर खाना पीना किया। इतना पहले ध्यान रखो। तो बाज की बहादुरी को कहां आजमाया बच्चों? मालवा में। और रणथंभौर में कौन था? दुर्जनहारा की सुरजनहारा? सुरजनहारा। और सुरजनहारा के बाद हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप। इसके बाद महाराणा प्रताप को हराने के बाद फिर ये खाना कहाँ खाता है? अब्दुल रहीम के घर। लेकिन इसके मन में डर लग जाता है कि छोड़ेंगे नहीं, महाराणा प्रताप के साथ इतना आसानी से नहीं काम चलेगा। उसके बाद ये डर से दिल्ली से राजधानी कहाँ कर देता है? लाहौर। कब? 1585 में, 85 में। और 1601 जो है असीरगढ़ में, कहा जाता है कि असीरगढ़ का युद्ध होता है जो उसके जीवन का आखिरी होता है। और फाइनली क्या होता है? यह 1605 में इसकी मृत्यु हो जाती है। हैजा के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे? 1556 में, आप देखो 56, 61। अब ये अगर डेट ऐसे देखोगे, 56 अकेले है, 61 में आइए 2 आ गया, मतलब 60 से 70 के बीच में 61 और 69। एक शुरू वाला है, एक एंड वाला है, 2 ही हुआ। 70s में एक ही है, 76। 80s में आइए 2 है, 84 और 85। बस सिंपल 1600 में आ जाएंगे। 1601, 1605। नहीं, शुरुआत किससे हुई? 1556। ठीक है। अब देखो 60 से पहले एक ही था, 70 वाले में भी, 70 वाले में 2, 70 वाले में एक है सर, 61 और 69। हाँ, ये है ना 60 से 70 के बीच में 2 हो गए। और फिर 70 से 80 के बीच में 1, 80 से 90 के बीच में 2 डेट है। और फिर ऐसे ब्लॉक कर दोगे ना टुकड़े तो याद हो जाएगा। तो सबसे पहले 1556, इधर का कहानी खत्म। 60 से 70 में आओ, 2 डेट, स्टार्टिंग का एंड का, 61 और 69 हो जाएगा। 70 खत्म, 80 में आओ, 76 ओनली 1। 80 से 90s में आओ, 84, 85। वेरी सिंपल। और उसके बाद 61 और 1 और 5, 1600 में आ गए। याद हो गया? कहानी क्या थी? अकबर ने पहले हेमू को तो हरा ही दिया, बाज की बहादुरी को कहां आजमाया? मालवा में। और रणथंभौर के किले में किसको हराया? सुरजनहारा को हराया। हल्दी घाटी के मैदान में राणा प्रताप, है ना। उसके बाद खाना किसके घर खाया? अब्दुल रहीम खान खाना। और फाइनली दिल्ली से राजधानी लाहौर चेंज कर लिया। और 1601 में असीरगढ़ का युद्ध के बाद 1605 में बीमार हुआ और मृत्यु हो गई। ये पहला कॉलम फुलफिल हो रहा है, कर लोगे। उधर वाला पीछे तुम हो जाएगा ना। चलिए, सब बच्चों को इसको बार बार ये कोशिश करनी है। एक बार बोल जाओ बच्चा, हाँ हाँ बोलना जरा, क्या है, कैसे याद होगा? सर, अकबर ने हिमू को तो हरा दिया, ठीक है। उसके बाद बाज की बहादुरी को मालवा में आजमाया, फिर सुरजनहारा को रणथंभौर में, हाँ राजस्थान में, आप ही के राजस्थान, हाँ मारो राजस्थान में, हाँ। फिर उसके बाद महाराणा प्रताप के साथ हल्दी लगाई और अब्दुल रहीम के घर खाना खाया। फिर डर के कि महाराणा प्रताप छोड़ेगा नहीं अब, तो वो राजधानी दिल्ली से लाहौर शिफ्ट कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। और उनके जीवन का आखिरी युद्ध होता है 1601 में असीरगढ़ का, जिसमें ये विजय होते हैं। उसके बाद 1505 में इनकी मतलब तबीयत खराब हो जाती है और फिर हाँ, ज्यादा भावुक नहीं, तो रोना नहीं, उतना नहीं, रोना नहीं है ना। भावुक को बच्चा बता रहा, देखिए कोई बात नहीं, इतना भी नहीं है,
हाँ अब्दुल, परेशान नहीं होना, आओ। तो अब देखो ध्यान रखना कि ये हो गया इनकी मृत्यु। तो हमने पहला क्या रखा था, लड़ाइयाँ कौन कौन सी इनके द्वारा लड़ी गई, है ना। अब अगले कॉलम में क्या रखा था, इनके नवरत्न। नहीं, नवरत्न में कितने रत्न होने चाहिए, 9 रत्न में 9 होना चाहिए। यह है नवरत्न, नवरत्न, ठीक है। अब बताइए 1 2 का नाम तो आप लोग यूं ही बोल जाएंगे, 1 2 3, मैं पहले चक्री में बना देता हूं, 9, 4 हुए, 5 6 7 8 और ये 9। चलिए 9 बना दिया हमने। अब आप बताइए इस 9 में कौन कौन सा, सबसे पहला बिरबल, दूसरा मुल्ला दो प्याजा, तीसरा ख्वाजा, ख्वाजा ऐसे थोड़ी होता है, बताओ। तानसेन कहाँ था, टोडरमल कहाँ था, अब्दुल रहीम भी था, और मानसिंह भी था, और नाइन हुए। अभी कहानी पे भी आएंगे बच्चों, 1 2। देखो मेरा काम है याद करवा देना। अगर याद आपका हो जाता है तो आपका काम चल गया, नहीं होता है तो मेरा काम नहीं चलेगा, है ना। आइए 9 तक पहुंच गए। अब सबसे पहले नंबर पे किसका नाम डालूं, बोलो सर बिरबल। जो पहले याद हो, जो आपको ऐसे ही आप कहीं ना कहीं सुनते रहते हो, बिरबल को तो नाम ध्यान रखते हो कि पहले कहानी याद करा दो। सर कहानी, चलिए पहले कहानी याद रखिए। सबसे पहले क्या होगा, बिरबल की तान देखकर टोडरमल मान गया। तान मतलब क्या, तानसेन, तानसेन। बिरबल की तान देखकर, टोडरमल भी मान गया, तान देख करके टोडरमल क्या हुआ, मान गया। टोडरमल मान गया। बहुत बढ़िया, पहले लाइन में ये 3 याद हो जाएगा। फिर आगे की लाइन है, उधर खान खाना मुल्ला जी को प्याज खिला रहे थे। हाँ, उधर खान खाना, खान खाना का मतलब अब्दुल रहीम खान खाना, तो मैं खान खाना ही लिख दे रहा हूं, अब्दुल रहीम तो आपको पता ही है। खान खाना क्या कर रहा था, मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला जी को 2 प्याज खिला रहा था, मुल्ला 2 प्याजा, है ना, इतना रहेगा। फिर उसके बाद ये कहानी इधर से हो जाएगी। तीसरे लाइन में है, फजल को फौजी ने पकड़ लिया, फकीर को, फजल को फौजी ने पकड़ लिया, अब वो फकीर हो गया। फजल को, फजल मतलब अबुल फजल, अबुल फजल, जिसने अकबरनामा, है ना, अकबरनामा आप लोग को ध्यान है। अबुल फजल, फजल को किसने पकड़ा, फौजी की जगह क्या लिखेंगे, फैजी। फैजी बहुत नामी रहा है ना, राजकवि थे। हाँ। और फैज के जो है बहुत सारे अभी भी फॉलोअर्स जेएनयू में घूम रहे होते हैं, है ना। ठीक है, आगे। और वो फकीर हो गए। फकीर मतलब फकीर अजीरुद्दीन, अजरुद्दीन, तो फकीर अजीरुद्दीन। आइए कहानी कुछ खास, अभी एक बाकी है, कौन सा, मानसिंह, नहीं फकीर कहाँ हो गया। उधर खान खाना मुल्ला जी प्याज खिला रहे थे, तभी फजल को फैजी ने पकड़ लिया, अब वो फकीर हो गया। एक बचा कौन सा, मानसिंह, तो मुल्ला 2 प्याजा खिलाए और वो मान गए। मानसिंह तो मेन था, है ना। चलिए कोई नहीं, कुछ कलाकार भी बढ़िया। तो आइए, बिरबल तानसेन टोडरमल, बिरबल ने तान छेड़ा, टोडरमल भी मान गए। क्या मान गए। उधर अब्दुल रहीम के घर यानी खान खाना को, खान खाना ने मुल्ला जी को क्या खिलाया, 2 प्याजा दिए, मुल्ला जी मान गए। वाह क्या मान गए, है ना। और उसके बाद अबुल फजल फैजी पकड़ा जाता है फैजी के द्वारा, और लास्ट में फखरुद्दीन हो गया, है ना। तो आप देखो फकीर का पूरा नाम क्या है, फकीर
अजीरुद्दीन। अजीरुद्दीन, चलिए अजीउद्दीन करके है ना, फकीर अजीउद्दीन। ये 9 रत्न थे किसके? अकबर के। इसमें बताओ गाना कौन गाता था? तानसेन। किसी को भी बोल देता ना, करे तान सिंह के बन रहे हो क्या, छेड़ दिया, तो तान सिंह किधर गया? तानसेन, है ना, तानसेन। बीरबल पता ही है, बुद्धिमान नहीं, बहुत चतुर थे। ये अकबर मूर्ख थे नहीं, अकबर मूर्ख नहीं हो सकता, बीरबल चतुर थे। दोनों बातें जोड़ करके याद करोगे तो याद रहेगा। तानसेन हो गया। टोडरमल मान गए, वहीं पे मान सिंह होना था, है ना। उसके बाद इन सब के बारे में एक एक लाइन भी ध्यान रखते हो तो आपको पता चल जाएगा कि नवरत्न में कौन कौन से थे, किस फील्ड का कौन महारथी था। ये बताइए, जो मान सिंह कौन था? बोलो, सेनापति। अकबर का सेनापति थे ना मान सिंह। तो ऐसे करके आप इसको सबको ध्यान रख लेंगे, एक एक करके। ये 9 रत्न हो गए अकबर के समय में। एक लास्ट जो है कि उनके द्वारा किए गए कार्य क्या क्या था, कार्य क्या क्या था, उसके लिए भी आपको क्या करना है। देखो, एक तो पहले डेट या तो लिख दो, फिर मैं कहानी करके आप सबको याद करवा दूंगा कि भाई कैसे उसको क्रम से याद रखा जा सकता है, राइट। तो सबसे पहले डेट बताइए, 1562 यानी 62, फिर 1563 यानी कि 63, फिर 1564, एकदम लाइन से ये, तब तो कोई टेंशन ही नहीं आपको। फिर 71, फिर 75, फिर 1578, यही है ना। और भी है 1582 यानी 82, 1583 और 85, यही है ना लास्ट। चलिए हम देखते हैं इसको कैसे याद रखा जाएगा। 62, 63, 64, 65, 71 के बाद 75, 78, 82, 83 और ये 84 यानी 85 हो गया। आपको ऐसे ध्यान रखना। अब ये डेट तो ऐसे याद रहेगा नहीं, और मेरे बस में आएंगे तो ये भी मैं याद करवा दूं। देखो, अगर 60 से 70 के बीच में आएंगे तो कितने हैं? 62, 63, 64। ये तो लाइन से ही बोल जाओगे। 3 पक्का, 3 हो गया। उसके बाद 70 से 80 के बीच में आओ, फिर 3। क्या बात है 3 3 का? 71, 75 और 78, 71, 75 और 78, और फिर जाएंगे तो ओ भाई ये 3 तिराका हो गया, 3 3 का है ना, बहुत बढ़िया। तो आप 3 3 का याद रखें, 82, 83 और 85। तो लास्ट वाला का तो 2 और 3, 7 2 3 2 3 7 नहीं, 2 3 5 बोलो। 2 और 3 5, लास्ट वाला ऐसे ही याद रह जाएगा, है ना। वेरी सिंपल, ये कंटिन्यू ही है। आपको करना क्या है, देखो एकदम से जो सबसे क्रम कोडी हो वो भी कैसे याद करें, ये ध्यान रखें। ये 3 तो क्रम से हो गया, ये 2 3 5 कर ही लेंगे, है ना, बाकी 3 5 कर ही रहे, और 64 वाला हो गया। अब इसमें देखिए 70 से 80 वाले, अब बोलोगे पीछे वाले क्या 3 5 कर रहा है, इधर दे 2 3 5 ऐसे करके ये रीजनिंग सीरीज बनाओ ना, फैक्ट्स कैसे याद रहेगा। झुक गए तो अब ध्यान देंगे। अब आपको इसमें हुआ क्या क्या कुछ बच्चे थक गए हैं भाई। दास प्रथा, अभी नहीं था क्या? दास प्रथा, दास प्रथा का अंत किसने किया? अकबर। अच्छे व्यक्ति थे। अच्छा व्यक्ति था 1562 में। फिर 63 में तीर्थ यात्रा का जो टैक्स लगता था वो कर समाप्त कर दिया। तो तीर्थ यात्रा पर जो कर था, तीर्थ यात्रा पर, इधर से लिखना नहीं चाहिए, तीर्थ यात्रा कर भी क्या किया इसने? समाप्त कर दिया, ठीक है। यस सर। उसके बाद जजिया कर, ये जाजिया नहीं जजिया, यस सर। ये जजिया क्या था? सर ये जो गैर मुस्लिम होते थे ना, हाँ। उन पर लगाया जाता था। वाह, गैर मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला कर जो उस राज्य में रहने के लिए उसे रहने के लिए। देना पड़ता था, उनको इसको भी इसने कहा जाता था। समाप्त कर दिया, है ना। यस सर। कहा जाता है कि गैर मुस्लिमों को काफिर कहा जाता था। काफिर मतलब समझ ही रहे हो, है ना।
नालायक या उस तरह का। वेब सीरीज आई थी। कोई बात नहीं, वेब सीरीज मत देखिए ज्यादा, पीछे से कर वेब सीरीज आई थी। राजधानी आगरा से फतेहपुर कब किया? 71 में। फतेहपुर और आगरा में कितनी दूरी है? नहीं गए? मैं ले भी नहीं जाऊंगा आप लोगों को, है ना, क्योंकि बीच में ताजमहल है, कहीं उतर गए तो आगरा और फतेहपुर, राजधानी ट्रांसफर किया इसने आगरा से, कहाँ? फतेहपुर से। और उसके बाद इबादत खाना, बहुत बढ़िया, सभी धर्मों के लिए कब शुरू किया? 75। मान लो कि 5 धर्म हो तो 5 धर्म भी आकर के एक जगह इकट्ठा हो। इबादत, अब बताइए इबादत खाना क्या था, पूछा जाएगा तो क्या बताओगे? इसमें सभी धर्मों के लोग इकट्ठा हाँ, एक ऐसी संगोष्ठी, एक ऐसा हॉल, एक तरह से बनाया था उन्होंने, जहां पर सभी धर्म के लोग आकर के डिस्कशन करते थे, अलग अलग तर्कों के माध्यम से अपनी बात को रखते थे, और अकबर उनको सुन करके उसी तरह का नियम कानून पालन करवाने की कोशिश करते थे जो सबसे बेस्ट होता था। आप सबको जानकारी के लिए पहले से भी पता होगा, नहीं बता दें, अकबर स्कूल नहीं गए थे, अकबर पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, अक्षर का ज्ञान उसे नहीं था। वो हर चीज को सुन करके अपने बुआ, अपने मासी के अंदर में ही रह करके गद्दी संभाला था अल्प आयु में, तो उस दौर से वो तब से वही काम कर रहा था। इससे साफ जाहिर होता है क्या, कि राज्य चलाने के लिए, महान बनने के लिए अक्षर का ज्ञान बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, उसके पास नॉलेज होना चाहिए, समझ होना चाहिए। वो सभी विद्वानों की बातों को सुनता था, और ऑपरेटर साहब किसी को बोलता था लिखो रे लिखो, जो वो कह रहे हैं लिखो, जैसे है ना, और वो नोट करके बताता था कि सर ये बात ऐसे होनी चाहिए, उसी हिसाब से वो अपनी शासन व्यवस्था को संचालित करता था, है ना। बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है इस मामले का। आइए, नहीं तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी क्या होते हैं, मूर्ख नहीं बोलो, है ना, नहीं उतना कर पाते। आइए, इबादत खाना हो गया, इसमें सभी धर्म को इलाही था। दीन ए इलाही कब? दीन ए इलाही नहीं 82 में। हाँ, फिर 78 में क्या है? यही जो बनाया था ना, उसमें लोगों को आने की अनुमति दी थी। अच्छा, इसमें इबादत खाना में सबको अनुमति मिल गया था 78 में, है ना, हाँ जी। सबको अनुमति था। इसका मतलब शुरू में उन्होंने देखा कि चलो बनाते हैं गरीबों के लिए, और उसके बाद दीन ए इलाही नहीं लिखा हुआ है। आएगा सर। अच्छा, अब आएगा। आइए, इबादत खाना, फिर वो सब में सबको अनुमति दे दिया। 1582 में क्या हुआ? दीन ए, इलाही। हाँ, अब ये ध्यान रखना, दीन मतलब क्या? दीन दुखी वाला। हाँ, दीन मतलब गरीब लोग, दीन ए इलाही, यानी कि वैसे दीन दुखियों के लिए इसने एक कहा जाता है, दीन ए इलाही धर्म भी कहा जाता है, धर्म इक्वल टू कर्म होता था। तो दीन ए इलाही मतलब दीन दुखियों की सेवा करने के लिए, मदद करने के लिए ये जगह जगह पे उस तरह के अरेंजमेंट किया था कि वो वहां से, किसी को अनाज की जरूरत है, किसी को अन्य चीजों की जरूरत है, किसी को हेल्थ स्वास्थ्य की जरूरत है कि भाई उसको दिक्कत है, उन सब की व्यवस्था ये करवाए हुए था, ताकि लोग उसके कम से कम साम्राज्य में या राज्य में दिन दुखी ना रहे, बहुत ज्यादा प्रताड़ित या प्रताड़ना महसूस ना करे। दिन इलाही भी हो गया, कुछ भावुक हो रहे हैं बच्चे। अच्छा, उसके आगे क्या था, एक मैं देख लेता हूं, इलाही संवत भी है एक, ये भी ध्यान रखिए, कभी कभी दे देता है एग्जाम में। इलाही संवत किसने चलाया? अकबर। शक संवत का नाम सुने हो, यस सर। विक्रम संवत का भी नाम सुने हो। यस सर। अब यहाँ पर क्या सुन लिए? इलाही संवत किसने चलाया? अकबर ने, अकबर के नाम से चला। 1583 में आ गए, 83 में। और राजधानी लाहौर शिफ्ट किया कब? 85 में। तो 2 बार राजधानी चेंज हुआ ना। यस सर। आगरा से कहाँ ले गया? फतेहपुर सिकरी, और फिर 85 में लाहौर शिफ्ट कर दिया इन्होंने। उसके बाद फिर वहीं आराम से रहे। इनकी मृत्यु कब हुई? 1605। 1605 में। डाल दूं वो भी, हालांकि ये इसमें हमारा हेडिंग क्या था, इनके द्वारा किए गए कुछ कार्य। यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि प्रमुख कार्य जो किया गया अकबर के जरिए, वो ये सब चीजें थी। इसको आप ऐसे क्रम से ध्यान रख लेंगे। अगर डेट की बात हुई तो आपने डेट कैसे याद किया? 3-3-3। 3-3। पहला 3, 62, 63, 64। लास्ट का 3, लास्ट का 3 था। 2, 3, 5, 83, 3 तो 5। और बीच का 3। 71, 75, 78। वाह, काफी बढ़िया। अब देखो,
अब इसको याद करने के लिए कैसे, एक बार इसमें भी कुछ जोड़ देता हूं, क्या पता कुछ तुकबंदी हो जाए, 3 तो कर है ना। नहीं कर नहीं, अब आप ध्यान रखो। कुछ बच्चे करें सर 3 टाइम ये कर है, टैक्स कुरकुरा जाएगा इस समय, ऐसे छोड़ दो। अच्छा। आपको ध्यान रखना, दास को तीर्थ यात्रा पर जजिया कर से मुक्त कर आगरा, फतेहपुर, इबादत खाना सब जगह जाने के लिए फ्री किया। दास को, दास था ना पहले, दास को दास प्रथा खत्म करके, दास की प्रथा को खत्म करके दास को तीर्थ यात्रा पर बिना टैक्स के, बिना जजिया करके भेजा। और तीर्थ यात्रा की जगह कौन सा था, चाहे आगरा घूमो चाहे फतेहपुर घूमो, आगरा से फतेहपुर होते हुए। और जी भर जाए तो हमारे इबादत खाना में आओ, और सबको अनुमति है, कहीं कोई भी धर्म का हो। और फिर दीन इलाही भी आ सकते हैं, कुछ गरीब हैं तो भी। और लास्ट में इलाही संबत देख करके और फिर चले जाओ। चला गया लाहौर। तो ऐसे भी याद किया जा सकता है ना। पहला क्या होगा, दास प्रथा का अंत, दासों का अंत करके प्रथा का, फिर क्या किया, तीर्थ पर भेजा बिना टैक्स का। फिर और भी कौन सा टैक्स छोड़ दिया, जजिया कर भी खत्म कर दिया। तीर्थ यात्रा की जगह कौन कौन सी थी, आगरा, फतेहपुर, और वहां से होते हुए फिर कहाँ चल जाओ, उनके इबादत खाना में, है ना। इबादत खाना क्या था, सभी धर्मों को अनुमति थी। उसके बाद अगर कोई गरीब है तो उसके लिए दीन इलाही भी आ सकते हैं। और फिर इलाही संबत को देखते हुए और फिर लाहौर जाना है, लाहौर चले जाओ, यहाँ रहना यहाँ रहना। ये उनके कार्य हो गए। अब ऐसे ही हंसी मजाक में आप चाहें तो इसको सीरियसली याद कर सकते हैं, कैसे, इन डेट्स को, इनके द्वारा किए गए कार्य को और नवरत्नों को। अब इसके अलावा आप LP शर्मा सर की बुक पढ़ें, वर्मा सर की बुक पढ़ें, या अन्य कोई भी बुक्स पढ़ते हैं आप, दुनिया भर की चीजें, उसमें आप आराम से समझ में आएगा। इतना कम से कम याद रहे सब लोगों को। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। और अगर मैं इनके बारे में कुछ और बताना चाहूंगा तो अगली वीडियो में मैं इस पर चर्चा चलाऊंगा, लंबा हो गया है। तो आप आज के लिए इतना ही।